अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर लवर्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रांसिस बेकन एज अ कीन ऑब्जर्वर। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक। फ्रांसिस बेकन वाज अ कीन ऑब्जर्वर। वो कीन ऑब्जर्वर क्यों थे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीपली सोचते थे चीज़ों को। जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन की अपने लाइफ में, जो जो एक्सपीरियंसेस किए, उन्होंने जो भी ऑब्ज़र्व किया उसको डीपली ऑब्ज़र्व किया और उस पर सोचा और उस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया, जिसकी वजह से उसने अपने जो एस्से लिखे उसमें उसने ही शोज़ द फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। उसने जो फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन है वो बयान किया ह्यूमन बीइंग की लाइफ का, उसको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से उसको बयान किया। ही गेव वॉइस टू हिज एसेज बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग। उसके जो कीन ऑब्जर्वेशन थी और उसको जो राइटिंग स्टाइल था, क्योंकि हर एक जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, हर एक जो लाइन लिखी हुआ है, वो उनके ऑब्जर्वेशन और उनके विजडम को शो करती है। तो उसने अपने एसेज को इस तरह से आवाज़ दी अपने राइटिंग स्टाइल की वजह से। वो आज भी मतलब एक पॉपुलर एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाए जाते हैं और पढ़े भी जाते हैं। His essays are full of words of wisdom। इसका मतलब ये है कि उसके जो एसेज में हर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, जो हर एक लाइन लिखी हुई है, वो विजडम से भरी हुई है। और वो बहुत ही वाइज पर्सन था जिसने लिखा है। एक एक लफ्ज़ जो है विजडम शो कर रहा है। तो इसका मतलब यही है कि वो बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन था। He presents different aspects of life from different angles। उसने जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ थी उनको डिफरेंट एंगल से उनका एक्सपीरियंस किया, फिर उसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स में उसको प्रेजेंट किया, उसको दिखाया कि ये जो ह्यूमन बीइंग का लाइफ एंगल है ये किस तरह से प्रेजेंट हो सकता है या किस तरह से ये काम कर रहा है। His way of seeing the things is quite different। जो आम लोगों का, जो आम इंसान का देखने का नज़रिया है वो बिल्कुल अलग है, और जो फ्रांसिस बेकन के देखने का नज़रिया था वो बिल्कुल अलग था। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को डीपली लेते थे और डीपली सोचते थे और उस पर डीपली वर्क करते थे बहुत अच्छे से। In many of his essays, he has hit directly towards the minds of the readers। जो उसके एसेज हैं उसने डायरेक्टली हिट किया है रीडर के माइंड को। वो किस तरह से उसने अपनी जो वर्डिंग बयान किया है अपने एसे में, उसने जो जो कुछ बयान किया है मुख्तलिफ अपने एसे में, ऑफ लाइफ है, ऑफ डेथ है, उसमें जो जो भी उन्होंने बयान किया है वो बहुत ही ज़्यादा हिट करता है रीडर के माइंड को, और वो उस पर सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई ऐसा है। और बिल्कुल ही ऐसा होता है जैसा कि उन्होंने लिखा था कई साल पहले। The essays shows the keen observation of human beings with special regard of truth। जो उसके ऐसे हैं वो कीन ऑब्जर्वेशन शो करते हैं। जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ है उसकी जो कीन ऑब्जर्वेशन है, उनको जो डीपली सोचा हुआ ह्यूमन लाइफ को उस पर जो है वो एक रिप्रेजेंट किया गया है। एक जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ है उसको हर एक ऐसे में उसकी झलक दिखलाई देती है कि जो इसके एसेज हैं उसमें ह्यूमन बीइंग लाइफ को किस तरह से प्रेजेंट किया गया है। हमारे पास जो उसकी कुछ कोट्स हैं या उस लाइंस हैं, उनके जो एसेज हैं, उनके ज़रिए से हम जानेंगे कि उनके किन ऑब्जर्वेशन किस तरह से थी या उन्होंने किस तरह से चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया था। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जो फर्स्ट एसे में है ऑफ स्टडीज़। तो इसमें उन्होंने किस तरह से बयान किया है स्टडी के बारे में, वो सब बताया गया ऑफ स्टडीज़ में कि इंसान जो है वो अगर स्टडी करता है या नहीं करता है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं या उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ऑफ स्टडीज़ में उन्होंने एक अपने पर्सपेक्टिव, ज़ाहिर बात है ये जो ऑफ स्टडीज़ है या स्टडी का जो टॉपिक है इस पर मुख्तलिफ जो लोग हैं मुख्तलिफ ने इस पर मजमून लिखा है, लेकिन इस तरह डीपली किसी ने भी नहीं लिखा हुआ। तो लाइन स्टार्ट करते हैं। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर टू बी स्वेलोड एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, others to be read but not curiously, and some few are to be read
होली एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन। इसमें वो बुक्स की जो एग्ज़ाम है उनको बयान कर रहे हैं कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको टेस्ट किया जाता है, यानी जिनको सरसरी नज़र में एक देख लेते हैं कि हम ये किस तरह की बुक है। उसके बाद कुछ आती हैं जिनको स्वेलो किया जाता है, मीन कुछ ऐसी आते हैं जिनको हम कुछ पढ़ना चाहते होते हैं या कुछ हम उन्हें पढ़ते हैं। एंड सम टू बी च्यूड, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको कुछ ज़्यादा मज़ीद पढ़ा जाता है और उनको मुकम्मल तौर पे हम याद करने की कोशिश करते हैं, या उन्हें जो महफूज रखने की कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स होती हैं जिनको हमेशा हम अपने माइंड में सेव रखना चाहते होते हैं, तो हम पढ़ते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बुक्स होते हैं जिनको क्यूरियसली नहीं पढ़ा जाता क्योंकि वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती, या उनको इतना इस वे में नहीं लिखा जाता कि हम उनको क्यूरियसली पढ़ सके। और कुछ ऐसी बुक्स भी होते हैं जिनको हम विद अटेंशन, फुल अटेंशन से पढ़ते हैं कि ये जो है इंटरेस्टिंग बुक है और वो बहुत ही जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी या इससे हमें कुछ फ़ायदा होगा, तो उसको एक अटेंशन से पढ़ा जाता है। और इसके अलावा बुक्स गिव अस न्यू वेज टू थिंक एंड न्यू आइडिया। जो बुक्स होती हैं ये हमें एक न्यू वे देती हैं सोचने के लिए और न्यू आइडियाज़ देती हैं जिसके बारे में हम दोबारा से सोच सकते हैं। नेक्स्ट भी इसी ऑफ स्टडीज़ की लाइन है, रीडिंग मेक फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। इसका मतलब ये है कि जो रीडिंग है, जो शख्स पढ़ता है, जो उसकी पढ़ाई है वो उसे एक फुल मैन बनाती है, मतलब वो कंप्लीट होता है। और जो उसकी कॉन्फ्रेंस होती है, वो जो बातें करता है, वो जो कम्युनिकेशन करता है दूसरे लोगों के साथ, वो उसे रेडी बनाती है। किसी भी अगर कोई भी उसे क्वेश्चन होगा तो वो रेडी होगा उसका आंसर देने के लिए। तो इस तरह वो उसे रेडी बनाती है, ना कि वो लेज़ी बने। कॉन्फ्रेंस जो होती है, अगर हम आपस में बात करते हैं तो हम इस काबिल होते हैं कि हम किसी के भी सामने बात कर सके, तो वो जो एक हेजिटेशन होती है वो ख़त्म करती है कॉन्फ्रेंस। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और जो लिखना होता है, क्योंकि अगर बार बार लिखते रहें तो वो जो उसकी मिस्टेक्स होती हैं वो अंडरलाइन होती रहती है और हमें पता चलता है कि हम जो लिख रहे हैं इसमें क्या क्या मिस्टेक है, हमने जो पढ़ा है उससे नहीं पता चलता। लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसमें अंडरलाइन हो जाता है कि क्या क्या हमारी मिस्टेक हैं और हमें इनको प्रूव करना होगा। और जो लिखा हुआ होता है वो जहन नशीन भी रहता है और याद भी हो जाता है। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि वो एग्जैक्ट मैन बनाती है, एक अच्छा प्रॉपर मैन बनाती है। नेक्स्ट भी इसी की लाइन है, अ रीडर लिव्स 1000 लाइव्स बिफोर ही डाइज। जो एक रीडर होता है वो हज़ारों ज़िंदगियाँ जीता है अपने मरने से पहले। वो किस तरह? क्योंकि उसने बहुत सारी जो बुक्स हैं वो पढ़ी होती हैं, उनमें जो बहुत सारी लाइव्स हैं वो पढ़ी होती हैं और उनको फ़ील किया हुआ होता है कि ये जो ज़िंदगी है ये वाकई में इस तरह की जो लाइफ है ये एक ज़िंदगी जी गई है, या उसने एक अपने तौर पे उसे जिया हुआ होता है। जो अपने उसने उसकी फीलिंग होती हैं उसको एक ऑब्ज़र्व किया होता है या उसको फील करता है। नेक्स्ट हमारे पास लाइन आती है ऑफ लव एसे की, जिसमें उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन शो की है ऑफ लव के बारे में और उनका जो उसका फ़िलोसफिकल व्यू है वो बयान किया है अपने इस एसे में। इस एसे में उन्होंने जो नेगेटिव साइड ऑफ लव है वो बयान की है। लाइन स्टार्ट करते हैं, द स्टेज इज़ मोर बिहोल्डिंग टू लव देन द लाइफ ऑफ मैन। स्टेज में जो थिएटर होते हैं, थिएटर में जहाँ पे प्रेजेंट किए जाते हैं, ड्रामे जहाँ पे दिखाए जाते हैं या मूवीज़ जहाँ पे दिखाई जाती हैं, और वहाँ जो लव होता है उनमें जो रोमांस होता है, जो कुछ भी होता है वहाँ पे सिर्फ एक कॉमेडी होती है। वो एक अनरियलिस्टिक होता है, एक हाईली अनरियलिस्टिक होता है, वो फार अवे फ्रॉम रियलिटी होता है, क्योंकि वो एक ड्रामा होता है और जो ड्रामा है वो प्रेजेंट किया जाता है एक जो इमेजिनेशन है उसके बेस पे। तो ये एक ट्रू नहीं होता। जबकि अगर इंसान की जो लाइफ है उसमें अगर जो लव है वो फॉल करता है तो ये सिर्फ सोरो लेके आता है, मीन उसके लिए बहुत ही परेशानियां और तकलीफ़, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता और वो अपना जो मेन गोल होता है उससे हट जाता है, बिल्कुल परे हो जाता है। तो इसलिए जो है इसको नेगेटिव तौर पे बयान किया गया है।
उसके बाद हमारे पास लाइन आती है ऑफ डेथ की। डेथ इज़ लाइक द शेडो ऑफ लाइफ, द आइडिया ऑफ डेथ परस्यूज यू। जो डेथ है ये एक ज़िंदगी के साए की तरह है। अगर आप आगे चलते जाएंगे तो वो आपके पीछे पीछे दौड़ती है। जो डेथ है वो होनी तो लाजमी है, ज़रूरी है, नेसेसरी है। तो वो आपको एक आइडिया देती है कि किस तरह से लिव करना है, और उससे आप खौफ खा के आप अपनी जो ज़िंदगी है उसके मुताबिक जीना स्टार्ट करते हैं कि आपको एक दिन मरना होगा। नेक्स्ट जो इसकी इम्पोर्टेंट लाइन है, मेन जो है वो है, men fear death as children fear to go in the dark, and as that natural fear in children is increased with tales, so is the other। इसमें बताया गया है कि जो इंसान है वो इस तरह से मौत से डरता है जिस तरह एक बच्चा जो है वो अंधेरे में जाने से डरता है। अब जो अंधेरा है उसका डर किसने पैदा किया है बच्चे में? अंधेरे की कहानियाँ सुनाई गई हैं बच्चे को। माएँ अक्सर बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, जिन भूत आएगा, ये है वो है, अंधेरे में जाने के बारे में वो उन्हें कहानियाँ सुनाए रखती हैं, और उन कहानियों की वजह से उनके अंदर एक डर पैदा होता है, एक खौफ अंधेरे के बारे में पैदा होता है। इसी तरह द सेम वे जो एक इंसान है उसको डेथ के बारे में डराया गया, उसको डेथ के बारे में एक टेल्स बताई गई हैं कि मरने के बाद ये होगा, मरने के बाद वो होगा। तो इस तरह उसे ये बताया गया है जिस तरह एक चिल्ड्रन को बताया जाता है, जो चाइल्ड को बताया जाता है अंधेरे के बारे में, जो अंधेरे में होने वाली तकालीफ या वो जो डरावने ख्यालात हैं वो बताए जाते हैं। इसी तरह एक इंसान को भी बताए जाते हैं कि मरने के बाद ये होगा वो होगा। तो इसीलिए जो इंसान है वो भी उसी तरह डरता है जिस तरह बच्चा अंधेरे में जाने से डरता है। नेक्स्ट हमारे पास लाइन आती है ऑफ मैरिज की, जिसमें मेन लाइन आती है, वाइव्स आर यंग मैन्स मिस्ट्रेस, कंपेनियंस फॉर मिडल एज एंड ओल्ड मैन्स नर्सेस। इसका मतलब ये है कि जो बीवियां होती हैं वो एक जो यंग मैन है, जो जवान आदमी है, उसके लिए एक मिस्ट्रेस होती हैं, एक उनकी तरह एक उनके पास एक मलका के तौर पे होती हैं, या एक जो है वो उनके जो टेंशन रिलीज़ है उसके लिए होती हैं, या एक उनकी एक प्रिंसेस की तरह होती हैं। जो उनकी मिडल एज आती है, जो एक पर्सन है उसकी जो मिडल एज आती है उसमें वो उनकी साथी के तौर पे प्रेजेंट करती हैं। उनके जो भी उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, वो उसके साथ साथ चलती हैं, हमेशा साथ चलती है, उसका साथ नहीं छोड़ती। एंड ओल्ड मैन्स नर्सेस, और जब वो बूढ़ा होता है तो उसका ख्याल करती है, उसका ख्याल रखती है उसी तरह से जिस तरह से एक नर्स जो है वो अपने मरीज़ का ख्याल रखती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है ऑफ फॉर्चून का, चीफली द मोड ऑफ अ मैन्स फॉर्चून इज हिज ओन हैंड्स। इसमें ये बताया गया है कि जो एक शख्स है उसके जो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव है, उसकी जो ज़िंदगी में उसकी जो किस्मत है वो उसके अपने हाथों में है। वो किस तरह कि अगर वो हार्ड वर्क करेगा या उसके जो वर्क करेगा उस जानिब बढ़ेगा या कोई अच्छा काम करेगा तो उसका रिवार्ड ऑब्वियसली उसे मिलेगा। लेकिन अगर वो कोई बुरा काम करेगा या फालतू में वो बैठा रहेगा तो उसे उसका कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा। तो इस किस्मत को कोसने का इसमें कोई भी हक जवाज़ नहीं बनता कि किस्मत ही ऐसी थी। अगर किस्मत को बनाना है तो किस्मत को बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, हाथ हिलाने पड़ते हैं, हाथ पे हाथ धरने से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है ऑफ ट्रैवल का। तो उसमें ये कहता है कि इन द यंगर सॉर्ट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन, इन द एल्डर अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। कि जो ट्रैवल होता है वो जब हम यंग होते हैं, जब जवानी होती है, वो एक एजुकेशन का ज़रिया बनता है। हम प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करते हैं तो हम उसमें बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। हमें पता चलता है कि ये चीज़ वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ये वाली चीज़ है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, या
जो इंसान है उसको मुख्तलिफ जो ह्यूमन बींग्स की लाइफ है हम उन्हें देखते हैं और उनको फील करते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, थोड़ी एल्डर एज में पहुंचते हैं, तो ये पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस बन जाता है, तजर्बा हो जाता है। एक रह रह के जिस तरह एक बूढ़े होते हैं तो वो अपने बच्चों को नसीहतें कर रहे होते हैं, वो नसीहतें किस बेस पे करते हैं, वो इसी बेस पे करते हैं क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है। एक और इसकी इम्पोर्टेंट लाइन है, वो ये है जिसमें बेकन ने एडवाइस की है जो ट्रैवल करने वाला होता है उसको, कीप अ डायरी, rely on a guidebook, learn the language, and avoid the company of fellow countrymen। कि अपने पास जो ट्रैवल करने वाला शख्स है उसको अपने पास हमेशा एक डायरी रखनी चाहिए, ताकि जो कुछ भी उसमें वो सीखा है, उसने ट्रैवल में जो कुछ भी उसने देखा है या सीखा है, जो भी उसने एक लर्निंग जो उसका प्रोसेस है, उसको वो अपनी डायरी में लिखता जाए। उसके अलावा जो गाइड बुक उसके पास होती है उस पर वो रिलाय करे, उसको देखे कि मुझे किस तरह से ट्रैवल करना चाहिए और मुख्तलिफ़ ज़बानें सीखनी चाहिए ताकि उससे किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े और वो रिलाय ना कर सके कंट्री मैन पे कि अगर कोई कंट्री मैन है तो उससे मुझे किस तरह से बात करनी होगी या कुछ, तो उसकी हेल्प ना लेना पड़े। हमारे पास लास्ट पे जो आता है वो है ऑफ फ्रेंडशिप का, जो ऑफ फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप के बारे में जो उसके नेगेटिव वेव्स हैं वो बताए गए हैं, जो उसको फिलोसफिकल उन्होंने कीन ऑब्जर्वेशन किया फ्रेंडशिप के बारे में तो वो बताया गया। तो इसमें मेन जो है वो है फ्रेंड्स आर थीव्स ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि जो वक्त चुराने वाले या वक्त जो है आपसे छीन लेने वाले जो शख्स होते हैं वो और कोई नहीं, जो बंदे होते हैं वो और कोई नहीं होता बल्कि आपके अपने फ्रेंड्स होते हैं। क्योंकि मेनली देखा है कि अगर फ्रेंड्स बैठे हों तो वो बातों बातों में ही अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम होता है फ्रेंड्स। इसमें जो नेगेटिव एस्पेक्ट है फ्रेंडशिप का वो दिखाया है बेकन ने। इस तरह जो बेकन है उसने अपने कीन ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से उसने जो ह्यूमन बीइंग लाइफ है उसको हमें बताया है कि एक ह्यूमन को लाइफ किस तरह से रहनी चाहिए या एक जो बंदा है वो किस तरह से अपनी लाइफ गुजार रहा है।